नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला अध्याय का जो है खंड ख। पहला अध्याय का खंड ख क्या दे रखा है? जल संसाधन। बच्चा ये अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा चुके हैं, एकदम जबरदस्त तरीका से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो भैया आज क्या बताइएगा? तो आज जो है जल संसाधन वाला जो अध्याय है ना, उसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सब्जेक्टिव हो, या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्न को इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि हम जो बनाते हैं वीडियो, वन शॉर्टेड वीडियो बनाते हैं और भैया सरल भाषा में पूरा अध्याय जो है आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे। ओके, बाकी चीजें के बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए अध्याय का जो ना पहला अध्याय का जो है कुछ भाग में बांट दिया, मतलब खंड खंड करके बांटा गया। पहला अध्याय था संसाधन एवं उपयोग, तो उसके बाद हमने इसको पढ़ाया। इसको ये अध्याय को मैंने जबरदस्त तरीका से पढ़ाया। संसाधन एवं उपयोग, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसको कहते हैं, और भी संसाधन के प्रकार के बारे में मैंने जानकारी दे रखा है। और उसके बाद उस अध्याय का भी प्रश्न उत्तर करवाया। फिर आपका प्राकृतिक संसाधन है, उसको पढ़ाया। फिर प्राकृतिक संसाधन अध्याय में जितने भी प्रश्न था उसको कवर करवाया। फिर जल संसाधन आप लोग को पढ़ा दिए हैं, तो अब जल संसाधन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी को हम लोग करने वाले हैं। साथ ही एक और मजेदार इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप लोग का जो ना राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति शास्त्र जिसको बोलते हैं, राजनीति शास्त्र जो है ये पूरा किताब जो है, फुल बुक जो है आप लोग का खत्म हो चुका है और सभी अध्याय का बारीक तरीके से प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। दूसरी बात, अभी कहाँ भैया, अभी और भी चीज सर आपका पढ़ा रखे, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है आप लोग का पूरा बुक आप लोग का खत्म है। ध्यान कहाँ है भाई, पूरा बुक खत्म है और सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर एकदम बारीक तरीका से समझाएं। बस भाई आप लोग ना वीडियो देखो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो यार जाके, पूरा अध्याय का मिल जाएगा, सिविक्स का भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, जाके देखिए। ओके, तो भाई अब शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ भाई। देखो अध्याय अगर पढ़िएगा ना तो प्रश्न उत्तर करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे क्या है, विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। विरहद मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र में क्या है, मतलब अगर पृथ्वी के 3/4 भाग क्या है, पानी है। यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, सिर्फ एक क्षेत्र क्या है, पृथ्वी है, सभी जगह पानी है। तो विरहद क्षेत्र में जलों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। मैंने आप लोग को बता रखा था। ओके, आ जाओ भाई दूसरे प्रश्न की ओर करते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है, मतलब महासागर में है? तो भैया याद रखना आप लोग को 96.5%। अब कहेंगे सर पीने वाला जल कितना है, तो 2.5% जो है पेयजल है। क्या है, पेयजल है, याद रखना आप लोग। ओके, आ जाओ भाई तीसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। देश की बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश की बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पहला भारत का जो था, भारत का पहला, बच्चों याद रखना, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। और इसी ने पहला प्रधानमंत्री था और इसी ने क्या किया, कहा था कि भारत के बांध को भारत का मंदिर कहा था। भारत के बांध को क्या कहा था, भारत का मंदिर। और ये प्रधानमंत्री कब बना बच्चा? 1951 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1951 ईस्वी में। आजाद कब हुआ था बच्चा? आजाद कब हुआ था? आजाद हुआ था अपना देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और श्रीलंका कब आजाद हुआ था? याद होगा ना बच्चा आप लोग को, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी को। अपने देश में संविधान कब लिखा गया? संविधान कब लिखा गया बच्चा? याद रखना, संविधान कब लिखा गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं। और इसको लिखने वाला कौन था बच्चा? इसको लिखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, याद रखना ये चीजें। ओके, तो याद रखना इसमें क्या मारेंगे, पंडित नेहरू। और भैया यहाँ पे तो पंडित नेहरू देखा, जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू भी बोला जाता था या चाचा जी भी बोला जाता था। ओके, आइए अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितने
प्रतिशत जल की मात्रा होती है। प्राणी की अगर बात करें तो 65% जो है जल की मात्रा होती है। अगर पेड़ पौधे की बात कर दिया जाए, पेड़ पौधे के बारे में पूछ दिया जाए, तो याद रखना आप लोगों को कितना, 65 टू कितना 99% जो है 90% क्या होता है, पानी होता है। ओके, मैंने आप लोग को बता रखा था। कहाँ भैया 65, आ जाओ नेक्स्ट की ओर। 5वां नंबर, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। मतलब दोहन का मतलब हुआ अगर बिहार में अधिक जल को बर्बाद करना। ठीक है, बिहार में जो है अधिक जलों को क्या किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। तो दोहन का मतलब होता है बर्बाद करना, मतलब बेकार करना। ठीक है, तो उससे कौन सा तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ गया था। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, आर्सेनिक। कौन सा बताया था, आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो है बढ़ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ समझने में। आइए अब यहाँ पे है पहला नंबर प्रश्न। देखो एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि अध्याय पढ़ाए हैं ना एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ाए हैं। नहीं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा यार, जाके देख लेना। और भाई एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जितना हो सके ना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैला दो भाई। और कुछ तो आप लोग से मांग नहीं रहे। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, जिसका बहुत सारा, वैसा परियोजना जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, उसे क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। वैसा परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब हो गया मिट्टी का यहाँ से वहाँ जाना। ठीक है, एवं पर मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो जाती है, उसे ही क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। ओके, आइए तीसरे नंबर, अरे भाई पहला था ना, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। जल संसाधन का क्या उपयोग है। जल संसाधन का क्या उपयोग, भैया जल नहीं तो हम कहाँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जल ही क्या है, जीवन है। तो जल संसाधन का क्या उपयोग है। तो संसाधन किसको कहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। वैसे कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, उनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वो सारा चीज क्या होगा, वो सारा चीज क्या होगा, वो सारा चीज क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ओके, तो जल को ही जीवन कहा जाता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल का अपरिहार्य। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, कृषि, जल कृषि, वनिकी, जल क्रीड़ा का मतलब होता है जल में खेलना। ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह हम लोग खेलता है ना। कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं हो सकता। तो जल संसाधन का क्या उपयोग है, इतना आप लोग लिख सकें। हुआ ना बात जबरदस्त वाली। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर, अंतरराज्यीय जल विवाद का क्या कारण है। अंतरराज्य मतलब एक राज्य दूसरे राज्य में जो है विवाद का कारण क्या है। तो भैया होता क्या है, चूंकि जल एक व्यापक उपयोगिता वाले संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक भी है। जल जो है सभी के लिए क्या आवश्यक है, यदि अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु अधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच एक कावेरी नदी जो है गुजरती है। कावेरी नदी के जल की बंटवारा का विवाद काफी क्या है, पुराना है। देखो नदी तो अपना सीमा नहीं बना सकता है, राज्य अपना अपना सीमा बना लेता है। तो नदी की सीमा में जल का बंटवारा हो जाता है कि मेरा इतना जल होगा, इसका इतना जल होगा। ओके, तो यहाँ क्या था, अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण क्या है। ठीक है, जल का ही विवाद मतलब जल के बंटवारा को ही अंतरराज्य जल विवाद कहेंगे। ओके, क्लियर हुआ जी, समझ में आ रहा है ना। आ जाओ भाई अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। चौथे नंबर, जल संकट क्या है। जल की अनुपलब्धता ही क्या है, जल संकट है। जल नहीं मिलना ही क्या है, जल संकट है। लिखेंगे जल की अनुपलब्धता को ही क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। लघु उत्तरीय है, एक लाइन में आंसर करना है। ओके, आइए 5वें नंबर प्रश्न को देखिए कि भारत की नदियां को प्रदूषित कारणों को वर्णन करें। भारत की जो नदियां हैं प्रदूषित हो रहा है, उसके कारणों का क्या करना है, वर्णन करना। ओके, आ जाओ भाई। तो भारत की नदियां के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। क्या है, शहरों में बढ़ती आबादी,
शहर में जो है बढ़ती आबादी, लोग की जनसंख्या बढ़ रहा है, और जीवन शैली, उसके जीवन शैली, जितना लोग बढ़ेगा उतना पानी को खराब करेगा, उतना पानी को वेस्ट करेगा। वहित मल जल का नदियों में निस्तारण, मतलब जो भी लेटरिन बाथरूम सब होता है वो कहाँ भेज देता है, सब जो है गंगा जी में, नदी में जो है उसका नाला बना दिया जाता है शहर वगैरह में। धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास, धर्म में जो है बहुत सारा क्या है, होम पा करना, ये करना, जाप करना, सब चीज को वही में निर्हित कर देता है। तो ये क्या हुआ, अंधविश्वास जो है, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास भी है जल को दूषित करने में, ठीक है। औद्योगिक अवशिष्टों की नदियों में निस्तार, जो उद्योग होते हैं, बड़ा बड़ा उद्योग जो होते हैं, उसका जो मल मूत्र, जो कचरा फचरा होता है, सब कहाँ निर्हित कर दिया जाता है, जल में कर दिया जाता है। शवों का विसर्जन, क्या करते हैं, जलाने के बाद जो है राख को जो है कहाँ, नदी में भेज देते हैं, या उसके राख को गिराते हैं, तो क्या होता है, इससे जल प्रदूषित होता है। तो क्या था, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों को लिखे, तो लिखना आप लोग को, एक एक पॉइंट को लिख लेना है। शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन शैली, वहित मल जल का नदियों में निस्तारण, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास, औद्योगिक अवशिष्टों का नदियों में निस्तारण, शवों का विसर्जन, ये सब आप लोग को चिपका देना है। ओके भाई, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत हुआ जी, नहीं ना? आ जाओ भाई, अब ये थोड़ा दीर्घोत्तरीय है, 2 प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना। वैसे जो बच्चा इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे उनको तो पता होगा सर ने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। नहीं देखते हो तो आप लोग की मजबूरी है, आप लोग की कमजोरी है ना। हम तो चाहते हैं कि बच्चे बहुत बढ़े, आगे बढ़े, तो वही फिर हम लोग का भी तो नाम होगा। आप अगर पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओ, तो मन में आएगा नहीं आर्यन सर से पढ़े थे ना। ओके भाई, चलो भाई, कह रहे जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय बतावे। जल संरक्षण मतलब हुआ जल का बचाव, जल संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जल का बचाव, और इनके उपाय को बताना है किस प्रकार से हम इसे बचा सकते हैं। जल की पर्याप्तता को बनाए रखना जल संरक्षण कहलाते हैं। जल को दूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु में निरुद्देश्य बहाने वाली जल को सुरक्षित करना, मतलब वर्षा में जो पड़ता है पानी बहा देते हैं, देखते हैं ना बिहार में खास करके देखिएगा, छत पे पाइप लगा दिया जाता है, नाव को काट के पानी छत से नीचे टघर जाए। संरक्षण, जल संरक्षण का निम्न उपाय है, मतलब यहाँ पे है निम्न उपाय की, मतलब जल संरक्षण को कैसे करना। भूमिगत जल का पूर्ति, ठीक है, पुनः पूर्ति लिखना चाहिए यहाँ पे, पुनः पूर्ति मतलब भूमिगत जल का पुनः पूर्ति। भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल है, जो भूमिगत मतलब अंदर वाला, जो हम लोग पीते भी हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन हो रहा, बर्बाद किया जा रहा है, जिससे भूमिगत जल का स्तर जो है लगातार क्या हो रहा, गिरावट हो रहा है, ठीक है। मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था अध्याय में कि भैया पहले जो भूमि में जल था ना 40 से 50 फीट पे निकल जाता था, अभी 300-300 फीट अंदर डालना पड़ता है पाइप, तो क्या होगा, गिरावट हो गया है, ठीक है। इसकी पुनः आपूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटरलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, मल जल शोषण, पुनः चक्रण जैसी क्रियाकलापों को उपयोग होता है। आगे कुछ और भी लिख लेते हैं। जल संभर प्रबंध, ये क्या होता है भाई, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि व निकास जल, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जो वर्षा जल होता है उसको खड्डा वगैरह में जो है उसको स्टोर करना है, उसी से क्या करना है, पटवन करना है, खेत को जो है पानी देना है, ठीक है, ये काम करना है ताकि जल जो है बचे। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। उसी जल को अगर फिल्टरलाइज किया जाए तो उसी जल को पी भी सकते हैं। इस प्रबंधन को छोटी इकाई पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशयों, नहरों और इत्यादियों का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा। अगर नहर वगैरह निर्माण होगा तो जल को स्टोर कर सकते हैं। एक और है कि तकनीकी विकास, तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसा उपक्रम से है जिसमें जल कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। जैसे ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है पेड़ पौधा हम देते हैं ना, इस तरह के एक जग होता है, ठीक है, यहाँ से इस तरह के एक जग होता है और ये जग में जो है पानी, देखियो इस तरह से जग होता है, इसमें पानी भर लिया जाता है। वृक्ष जो है, ठीक है, ये वृक्ष हो गया, ये वृक्ष के जड़ में जो है डायरेक्ट पानी दे देना है। इससे देंगे तो कम लगेगा, नहीं तो पटवन चल रहा है, पाइप जा रहा है, पूरा क्यारी फुल होने दो, ये सब चीज़ से क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। लिफ्ट, ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे,
से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि, ये सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। ओके, हो गया। आ जाओ भाई, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका, इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। ओके, समझिए यहाँ पे वर्षा जल को मानव कह रहा है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है और इसे संग्रहण एवं पुनः चक्रण फिर से उपयोग करने की विधियों को उल्लेख करें। देखो, जो बारिश वगैरह होता है ना, जमीन पे होता है, जमीन पे होता है, वो धीरे धीरे धरती को छिद्र करते करते कहाँ चला जाता है, धरातल में चला जाता है। भूमिगत जल उसी से बनता है। हमारे लिए उपयोगी जल एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा पूरी होती है। खास कर हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित होता है। पश्चिम भारत खास करके राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। जो राजस्थान जो है वहाँ मरुस्थल है, क्या है राजस्थान में, मरुस्थल, वहाँ पे पानी की कमी है। तो जब वहाँ पे बारिश होता है तो जो छत वगैरह होता है वहाँ पे उस तरफ बनाया जाता है ताकि पानी स्टोर हो सके। उसी को फिल्टराइज करके क्या करते हैं वो लोग पीते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। ओके, आगे और भी चीज समझते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क, जहाँ पे पूरा सूखा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढा का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा संचित कर खेती की जा सके। इसे राजस्थान के जैसलमेर में जो है खरदीन तथा अन्य क्षेत्र में जोहर के नाम से जाना जाता है। जो वहाँ पे टैंक बनाया जाता है गड्ढा खोद के, ठीक है, नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के वीरानो, फलोदी और वाडमेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचयन भूमिगत टैंक से किया जाता है। वहाँ पे टैंक बना दिया जाता है जो वर्षा होता है उसको स्टोर करके, जिसे क्या बोला जाता है, टाका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में करता है, जिससे छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है इस तरह से। तो ये जो था, अरे भैया, इस कार्य में राजस्थान के जो एनजीओ तरुण भारत संघ नाम का है एनजीओ, पिछले कई वर्ष से कार्य कर रहे हैं। और मेघालय के शिलोंग में छत का वर्षा जल संग्रहण आज भी प्रचलित है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंगथर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है। तब संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में बाजस्थान एवं राजस्थान लिखना था ना, यहाँ पे बाजस्थान लिखा गया, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण पुनः चक्रण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अध्याय जो है खत्म हो गया शायद। हाँ, चलो भाई, अब आप लोग से एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा यहाँ तक वीडियो देखते हैं। इसी थीम बताएं ना, इससे पहले वाला दिया हम, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, सभी बच्चा जो है इस आंसर करना, इसका आंसर आप लोग को बताना है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। ओके भाई, तो ये अध्याय आप लोग का कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो भाई अब जो है हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे, कौन सा, ये वाला घ नंबर 1 एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, उसके बाद 2 अध्याय और बचेगा तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो 3 अध्याय बचा हुआ नहीं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अध्याय बचा हुआ है, इसको 6 दिन में हम लोग पी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अध्याय का खंड दे रखा। ओके भाई, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके यार शेयर जरूर कर देना, आज बोल रहा हूँ ना, और लाइक तो आप लोग करके ही जाना मेरे भाई, कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर भी बता देना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए क्या, बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।